यस, सो ये क्वेश्चन हमारे पास f इक्वल टू 3x प्लस 5 वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें 2 से लेके 4 तक। सो नाउ वर्क डन निकाल लेंगे अपनी हम यहाँ पे। सो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कैसे, तो इसको मैं लिख लूंगा 3x dx इंटीग्रेशन, सेपरेट कर लूंगा मैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4। ओके, सो अभी अब और आप इसको सॉल्व करो। ना इंटीग्रेशन 3 को मैं बाहर ले लूंगा तो ये आएगा मेरे पास x dx लिमिट 2 से लेके 4 तक, प्लस ये क्या है भाई इंटीग्रेशन 5 को बाहर लेंगे तो ये बचेगा हमारा dx लिमिट 2 से लेके 4 तक। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए तो 3 तो ऐसा है और ये हो जाएगा हमारा x² 2 और इसकी जो लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, प्लस ये रहा 5। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, dx का इंटीग्रेशन होगा x लिमिट 2 से लेके 4 तक और लिमिट अब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू एक बार इसमें अपर लिमिट और एक बार इसमें लोअर लिमिट, तो आएगा आपके पास 4 माइनस 2। ओके, तो अभी और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आपके पास आ जाए कितना है, ये 4 माइनस 2 5 2 10 और 8 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास 6 6 3 18 18 प्लस 10 आ गया आपके पास 28 जूल्स। करेक्ट, तो ये रहा आंसर। कितने बच्चों का आंसर आ गया 28 जूल्स? कितने बच्चों का आंसर आया? कौस्तुभ गॉट, साक्षी गॉट और प्रतीक कवड़े गॉट, वेरी गुड। कंचन गॉट, समीर का भी आ गया, तो वेरी गुड। ओके वेरी गुड, बाकी बहुत बच्चों का भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और सवाल करेंगे वेरिएबल फोर्स का, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अभी देखो ध्यान से, एक इसमें आप एक और बात समझ लीजिए। तो मान लीजिए हमने क्या लिखा था, f इक्वल्स टू 3x प्लस 5, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए क्या है भाई 3x प्लस 5, क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c? क्या इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं क्या? चैट में लिख के बताइए सभी लोग। क्या अभी हमने जो यहाँ पे लिखा है fx 3x प्लस 5, क्या इसको मैं mx प्लस c के फॉर्म में देख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या है भाई, ये एक लाइन है, करेक्ट, जिसका स्लोप कितना है भाई, तो इसका स्लोप कितना है भाई, 3 है, पॉजिटिव, करेक्ट। सो नाउ इस बात से भी क्या पता चलता है, यानी कि देखिए ध्यान से, ये फोर्स क्या है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, इसका ग्राफ बनाओगे, कैसे ग्राफ बनाओगे आप इसको, तो स्टार्टिंग में आपको सिखाया गया था, यहाँ पे x और y की वैल्यू ले लो, दो चार वैल्यू 0 1 2 पुट करके देख लो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाए, है ना। तो ये काम मैंने पहले कर रखा है और यहाँ पे आप इसका ग्राफ बनाओ ना, तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा है, करेक्ट। नाउ अभी आपको क्या बोला गया, x इक्वल्स टू 2 से लेके x इक्वल टू 4 तक का आप क्या करो, क्या करो भाई, वर्क निकालिए, है ना। सुनाओ, अब आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अगर हम कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन करें a से लेके b तक, तो एक्चुअली ये जो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ये क्या होता है, this definite integration is nothing but this is area, this is area under any graph, area under any graph, correct। now अब देखो यहाँ पे this is x is equal to 2 और यहाँ पे x is equal to 4, करेक्ट। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिगर क्या बन रहा है भाई, ये फिगर पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है ना। अगर आपको यहाँ पे इसका डाटा मिल जाए, यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये कितनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल के आप इसका वर्क डन निकाल सकते हैं, करेक्ट। आप इसका वर्क डन निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ जब भी हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, तो चलो अभी तो हमने बहुत सिंपल सा ले लिया, f इक्वल्स टू 3x प्लस 5 ले लिया। नाउ अगर आप समझ लो कि हमारे पास क्या है, समथिंग फंक्शन इज लाइक x क्यूब प्लस समथिंग, है ना, क्यूब में दे रखा है, x की पावर 4 में दे रखा है, तो उस टाइम पे उसका ग्राफ तो हम उतनी आसानी से हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो उसके लिए हम ज्योमेट्री के थ्रू नहीं जा सकते। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास हमने कुछ एक फंक्शन ले लिया, f फंक्शन ले लिया हमने, f इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर लाइक समथिंग, है ना।
अब मान लीजिए इसका जो ग्राफ आया कुछ ऐसा है ना। फॉर एग्जाम्पल नाउ यहाँ पे आपको बोला गया वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर, है ना, ऐसा बना लिया गया। अभी आपसे कोई पूछे बताइए भाई y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 2 तक का वक्र निकालिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक कर्व दे रखा है, जिसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख के दे रखी है, और वहां पे आपको बोला गया है कि y इक्वल्स टू 1 से लेके सपोज ये वाले एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे f वर्सेस y, ठीक है। f वर्सेस y वाले एक्सिस पे आप क्या करो, 1 से लेके 2 तक का क्या करो भाई यहाँ पे एरिया निकालो, करेक्ट। तो अगर आपको फोर्स का ग्राफ पता हो, है ना, फोर्स का अगर आपको ग्राफ पता हो और उसके लिमिट्स पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ग्राफ से भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, उसका ग्राफ से भी उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। यस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस, एवरीवन एवरीवन। तो इससे अभी ये पता चला हमें कि हम ग्राफ से भी वर्क निकाल सकते हैं। तो वहां पे एक पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, बस एरिया अंडर एफ एस कर्व गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर एफ एस कर्व गिव्स वर्क डन। जो भी एफ एस कर्व के बीच का जो आपका जो एरिया होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें वर्क डन मिलेगा, करेक्ट ना। चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल। This value is 10, this value is 20, again ये 10, ओके। तो ये दे रखा है यहाँ पे, ये वाली y एक्सिस पे फोर्स दे रखा है न्यूटन में, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दैट इज मीटर्स में, है ना, ये मीटर्स में इसका डिस्प्लेसमेंट है, और ग्राफ इतना ही है। कैलकुलेट एरिया, सॉरी कैलकुलेट वर्क डन। चलिए इसमें आप वर्क डन निकाल के बताइए। अब ये क्या करेंगे भैया, इसका आप सिर्फ एरिया निकाल लेंगे, दैट्स ऑल। तो अब यहाँ पे आपको ये ग्राफ में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एफ एस कर्व के अंडर का एरिया निकाल रहा है, यानी ये देखो ये आपका ग्राफ है, इसके अंडर का आप एरिया निकाल लो। तो अभी क्या दिख रहा है भाई, दिस इज अ ट्रायंगल। अभी ये जो फिगर है क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हंड्रेड जूल्स, यस 100 जूल, करेक्ट आंसर 100 जूल, वेरी गुड। सो वर्क डन आएगा क्या आपके पास, वर्क डन आएगा आपका हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 10, ये 2 से हो गया आपका ये 10, 10 इंटू 10 ये आ गया आपके पास 100 जूल्स, ओके। सो कई सारे ऐसे आपके ज्योमेट्रिकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली आप उस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकाल के आप वर्क डन निकाल सकते, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब।
सो आगे सवाल करते हैं। नाउ अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। डिफरेंट फोर्सेस का मतलब भी आपके पास नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। तो हमने सारे फोर्सेस पढ़े लास्ट चैप्टर में, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े हमने, सिर्फ फोर्सेस पढ़े। नाउ अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें उन फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा, अभी हमें वो सीखना है। तो जस्ट बारी बारी से हम एग्जांपल के साथ सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल, एक यहाँ पे हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है, एक हमारे पास ये 10 किलो का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक। इस पे एक फोर्स लगाया गया F = 50 न्यूटन और इसको डिस्प्लेस किया गया यहाँ पे 5 मीटर पर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क डन by gravitational force and normal force yes, calculate. जीरो जीरो जीरो, बाकी लोग एवरीवन, सबका आंसर आना चाहिए भाई। यस, सुनाओ। अभी देखिए ध्यान से, देखिए मैकेनिक्स में जब भी कहीं किसी फोर्स का वर्क पूछा जाए और किसी फोर्स के बारे में पूछा जाए, तो सबसे अच्छा क्या होगा ना, आप वहां पे क्या करो, उसका एफबीडी बना दो। सबसे अच्छा क्या होगा, आप उसका एफबीडी बना लीजिए। एफबीडी बनाने भर से क्या होता है, हमें सारी बातें पता चल जाती है। सो नाउ अभी हम इसका एफबीडी बनाएंगे। सो नाउ अब देखिए ध्यान से, ये ब्लॉक है और इस पे ग्रेविटी किधर लग रहा है भाई, नीचे mg, और नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये। करेक्ट, ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सो नाउ वर्क क्या होता है भाई, वर्क इज इक्वल्स टू F into S into cos of theta, force into displacement and multiplied by angle between them. सो नाउ यहाँ पे जो cos of theta है वो क्या है भाई, इन दोनों के बीच में क्या है, ये एंगल है ना। तो अभी यहाँ पे देखो mg की बात करें, mg नीचे लग रहा है और ये किधर लग रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, एंगल कितना है, 90। सो ये आएगा आपके पास mg इंटू s, जो भी है 5 मीटर, इंटू cos 90, cos ऑफ 90। तो अभी यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये हो गया टोटल 0। सिमिलरली आप नॉर्मल के फोर्स में निकाल लो, अभी क्या हो गया भाई, डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90। सो वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी Fs into cos of 90 and work done by normal equal to 0. So both are 0. Okay, correct. Any doubts? Any doubts? Any doubts? हाँ जी, सबको समझ में आया? Reply fast, everyone. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ऐसा आपके सामने, यहाँ पे दिस लेंथ इज L, ये एक वेज है
और वेज की ये वाली जो लेंथ है, दिस इज लेंथ एल। ये क्या है भाई, लेंथ एल है। और यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा है हमने, यहाँ पे क्या रखा है भाई, हमने यहाँ पे ब्लॉक रखा है ऑफ मास एम। ओके, और फिर क्या करते हैं, इस ब्लॉक को उठा के हम इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, ऐसे इधर से लेके हम ब्लॉक को यहाँ तक लेके आते हैं। और ये लेंथ है आपके पास एल। सो नाउ अभी आपसे पूछा गया है कैलकुलेट वर्क डन ऑफ gravity and normal reaction. चलिए कैलकुलेट कीजिए। यस, आंसर्स सही गलत आंसर बताएंगे सभी लोग। यस, आंसर्स mgl sin theta into cos something something something. Okay, thank you Samir. mg cos square into l. Okay, चलिए भाई देखिए सॉल्व करते सभी लोग। जिसका जो आंसर है वो टाइप कर दो एक बार फास्ट एवरीवन। सभी लोग अभी तक कुछ नहीं आंसर आया तो जीरो टाइप कीजिए, जो आंसर है वो लिख डालो या फिर आपने जहां तक सॉल्व किया वो लिख डालो। एवरीवन सभी लोग क्या नहीं कर पा रहे? चलिए देखिए यहाँ वर्क डन बाय नॉर्मल एमजीएल कुछ तो ठीक है ओके। देखो भाई ध्यान से सभी लोग। सो देखिए जहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में जब भी आपको जो वर्क डन निकालने को आता है ना, तो पहले आप फोर्स को दिखा लो, है ना। अगर आप फोर्स को दिखा लो तो फोर्स को आप दिखाएंगे तो अब ये देखिए यहाँ पे
सभी लोग आप ये जानते हो कि यहाँ पे आ, ये ब्लॉक है यहाँ पे मास m और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर वेज की डायरेक्शन में कितना हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका l, है ना, और इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो आप सबको पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सरफेस के क्या लगता है भाई, परपेंडिकुलर लगता है। तो ना अगर ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर फोर्स कैसे लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा, करेक्ट। दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स। और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। नाउ देखिए एंगल कितना है थीटा, तो थीटा इज हाउ मच, इट इज 90 डिग्री, है ना। थीटा में कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो थीटा इज हियर 90 डिग्री। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। थीटा इज हाउ मच, 90। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी F into S into cos ऑफ 90, ये हो गया 0। ओके, हाँ भाई, नॉर्मल का सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम mg का, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। सो अभी आप mg को अगर यहाँ पे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे mg एक्ट होता है तो सारे बच्चों को ये तो पता है कि उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट होता है mg sin थीटा और एक कंपोनेंट होता है आपका यहाँ पे mg cos थीटा, करेक्ट। नाउ ब्लॉक चल के कहाँ आ रही है भाई, ब्लॉक चल के यहाँ से लेके ब्लॉक यहाँ तक आ रहा है, करेक्ट। इस पॉइंट से ब्लॉक स्टार्ट होके और इस पॉइंट तक आ रहा है और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, L। लेंथ कितनी है भाई, तो लेंथ इज L। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, हमने वर्क की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, करेक्ट। नाउ अभी आप मुझे ध्यान से बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। चलिए सब लोग आप मुझे बताइए चैट में टाइप करके, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में विच फोर्स इज बीइंग एक्ट, कौन सा फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नाउ सभी लोग चैट में टाइप करके बताइए mg sin थीटा। एक बच्चे ने बताया mg sin, बाकी लोग एवरीवन सब लोग टाइप करके बताओ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, mg का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, विच कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। दो कंपोनेंट है अभी, cos और sin। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, फोर्स की डेफिनेशन में भी आपको ये बताया था कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, करेक्ट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये टोटली कंक्लूड क्या होता है भाई, ये होता है हमारा वर्क डन। सो नाउ अभी इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या है भाई यहाँ पे mg sin थीटा और ये mg cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा जिम्मेदार है भाई, ये mg sin थीटा। तो अभी देखिए वर्क डन हो गया हमारा ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये। नाउ अभी देखिए ध्यान से, एक बार बात आपको ध्यान से देखनी है। अभी देखिए इधर फोर्स क्या है भाई, इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है भाई अभी 0 डिग्री, है ना। सो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वर्क डन को ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू s इनटू cos ऑफ थीटा। ओके, सो अभी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है L इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो कितना है cos थीटा, cos थीटा इज 0 डिग्री। ओके, तो cos 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 1। तो अभी आपका जो वर्क डन आया वो क्या आएगा, mg sin थीटा इनटू L। सो ये आ गया हमारा वर्क डन और इसको किसमें जूल्स। ओके, तो आ गया आपके पास mg sin थीटा इनटू L। दिस इज द आंसर। ओके, एनी डाउट्स, सिंपल सा सवाल। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जस्ट गिव मी मिनट। ओके नाउ अगले सवाल पे आते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऐसा ऐसा देखते हैं अभी। धीरे धीरे मैं अभी लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये एक सिलेंड्रिकल बाउल है हमारे पास ऐसा, और ये सिलेंड्रिकल बाउल है और यहाँ पे दिस इज लाइक ऐसा। नाउ ये इसका रेडियस है, यहाँ पे रेडियस इज आर, यहाँ पे रेडियस आर है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है मास एम का, एक मास एम का एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं इधर से कुछ ऐसा, है ना। आप ध्यान से देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ से इसको ऐसे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा भाई, ये स्लाइड करके थोड़ा सा ऊपर ऐसा चला जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना, इसको आप ऐसे अगर फोर्स लगाओ तो क्या होगा, ये सरफेस को ऐसे वो लेके ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो नाउ जैसे ही ये इस पॉइंट पे आता है, ये अगर इस पॉइंट पे आता है तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एफ फोर्स लगा के इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आता है। तो नाउ पूछा गया आपसे कैलकुल फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ। चलिए दिमाग लगे अपना सारा, जितना भी आपको अभी तक आता है सीख रखा है आपने, सब यूज कर दो आप। चलिए फास्ट। या काइंड ऑफ सेमी सर्कल। चलिए सॉल्व कीजिए। एफ इंटू साइन थीटा इंटू एफ, थीटा इन रेडियंस। थीटा इन रेडियंस। चलिए बाकी लोग सबका आंसर आना चाहिए। आर साइन थीटा इंटू एफ, ओके।
चलिए सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। यस, सो आंसर इज r sin थीटा इनटू f। चलिए देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे इसको। सो नाउ देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा ये सर्कुलर है हियर। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, रेडियस r। इट्स अ सेमी सर्कुलर, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ सर्कुलर, मतलब ये क्या है, नीचे से पूरा सेमी सर्कुलर बाउल है, इसके ऊपर जस्ट आप इसको पूरा कर दे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा एक सर्कुलर स्फीयर बन जाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ पे मास m, और यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया। ओके, सो नाउ अभी अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है भाई, फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, करेक्ट। सो नाउ हमने एक बात पढ़ी है, अभी बार बार उस बात को मैं रिपीट करते आ रहा हूँ कल से, कि ये जो हमारा जो फोर्स है ना, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का है ना। ये फोर्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन वाला, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे देखो, तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंगे, करेक्ट। अभी ब्लॉक तो यहाँ पे था, सिंस फोर्स ये वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा लेंगे, ये वाला, करेक्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे हमारा कितना, s। नाउ फोर्स तो हमारे पास क्या है भाई, फोर्स F है, सिर्फ हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट। आ रही है बात समझ में सबको, यहाँ तक एनी डाउट, यहाँ तक आप लोग सब लोग समझ पा रहे हैं। यस, सभी लोग यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, मैंने जो भी आपको बताया ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बताया रिपीटेडली, उस पर मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ ताकि आपको एब्जॉर्ब हो जाए काफी अच्छे तरीके से। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये r है, ये पूरा का पूरा ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई आपका, ये r, मतलब ये एक सेमी सर्कल है, तो ये भी कितना होगा आपका, दिस आल्सो विल बी हाउ मच, इट विल बी r, करेक्ट। ये r है, और ये एंगल कितना है भाई आपका, यहाँ पे थीटा है ना। तो नाउ r का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास r cos थीटा, है ना। ये आपका कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा। फिर से लिख देता हूँ मैं इसको मिटा के, ये हो गया इधर r cos ऑफ थीटा। ओके, ये हो गया r cos थीटा, ये हो गया r cos थीटा, और यहाँ पे ये अगर r cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास r sin थीटा, है ना। ये हो गया r cos थीटा, ये हो गया आपके पास r sin थीटा। ओके, नाउ तो अभी आपका वर्कडन कितना हो जाएगा, वर्कडन हो गया सिंपली आपके पास f इंटू साइन ऑफ थीटा, कौन सा साइन थीटा, r sin थीटा। तो वर्कडन आपके पास आ गया f r sin थीटा। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना था, जो हमारा फोर्स है उसी के डायरेक्शन वाला हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, तो r को उधर ले गए, एंगल थीटा है, एक कंपोनेंट r cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया आपके पास r sin थीटा, तो वर्कडन हो गया आपके पास f इंटू r इंटू sin थीटा। ओके, यस, एनी डाउट्स? Yes, respond fast, everyone. ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि ये जो नॉर्मल का वर्कडन कैसे निकालेंगे, टेंशन का वर्कडन कैसे, सॉरी ग्रेविटी का वर्कडन कैसे निकालेंगे, तो समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक पुली है, यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है यहाँ पे 1 kg का, ये 1 kg और यहाँ पे आपके पास 2 kg। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटी, tension and gravity if 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 2 kg block, if 2 kg block is moved by 3 meter। चलिए सॉल्व कीजिए। यस कैलकुलेट। सो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इसमें टेंशन निकालनी पड़ेगी स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे आप, है ना। दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करके दिखाइए इसको। Yes, getting answers. Tension
40, 60। चलिए देखते, सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो ग्रेविटी का वक्र तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, ग्रेविटी का वक्र अभी देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे नीचे ग्रेविटी इधर लग रहा होगा कितना 2g इधर, और इस पे यहाँ पे लग रहा है कितना 1g, करेक्ट। मतलब ये है 20 और ये कितना है 10, है ना। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 मीटर कितना नीचे आया भाई, तो ये आ रहा है आपका यहाँ पे 3 मीटर नीचे आ रहा है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अभी देखिए ध्यान से, ये इसका फोर्स भी किधर लग रहा है भाई, नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो अभी यहाँ पे जो ग्रेविटी का जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी 20 into 3, अभी आ गया आपका 60 जूल्स, है ना। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 60 जूल्स आ गया, ओके। और ये कैसा होगा, प्लस होगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन आपका एक ही डायरेक्शन है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो ये आ गया आपके पास 60 जूल्स। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ब्लॉक 3 मीटर अभी ऊपर जाएगा। तो अभी देखिए इस ब्लॉक की बात करें तो ये अभी फोर्स इस पे 10 नीचे लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, ऊपर की तरफ, कितना 3 मीटर। तो अभी यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल कितना है भाई, 180 डिग्री। सो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा आपके पास 10 into 3 into cos of 180 डिग्री, तो कितना हो गया -30 जूल्स, ओके। तो ग्रेविटी का वर्क डन आया भाई सबका, यस ग्रेविटी का वर्क डन आ गया सबका, एवरीबॉडी। चलो नाउ देखते हैं, हम टेंशन की बात करते हैं, टेंशन का वर्क डन कैसे आएगा अभी आपके पास। तो टेंशन के लिए अभी हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिख सकते हैं वैसा 2g minus g equals to 2a, और ऐसा t minus 1g is equals to 1a, है ना। ये इक्वेशन आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से, बिकॉज अभी देखिए यहाँ पे 2g नीचे है, टेंशन ऊपर है, या 1g इधर है, टेंशन ऊपर है, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इस इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी 2g minus t equals to 2a और t minus 1g equals to 1a, ओके। सो अभी कितना आ जाएगा, इसको अभी यहाँ पे आपने कट कर दिया, सो यहाँ पे आ गया आपके पास a इक्वल्स टू आ गया आपके पास g by 3, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास g by 3, और यहाँ पे आप क्या करो, इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप ऊपर उठा के इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेंशन की वैल्यू आती है हमारे पास t minus g by 3 is equals to 1a, ओके। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती है भाई, टेंशन की वैल्यू आती है आपके पास g by 3, और इधर भी g by 3, सॉरी दिस इज g, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी तो ये आएगा t minus g is equal to g by 3। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 4g by 3, है ना। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4g by 3। नाउ टेंशन का वर्क डन निकालेंगे, तो अभी देखिए ध्यान से, टेंशन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, टेंशन किधर लग रहा है भाई 1 kg पे, ऊपर की तरफ, तो और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की तरफ। तो 1 kg ब्लॉक की भी बात करेंगे, 1 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा है कितना 3 मीटर्स, ओके। और यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन लग रहा है 4g by 3। तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास, वर्क डन आ गया आपके पास 4g by 3 into 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वर्क डन आ गया आपके पास 40 जूल्स, ओके। नाउ इस केस में बात करते हैं, 2 केजी वाले के लिए बात करेंगे। 2 केजी के लिए अभी 2 केजी आ रहा है आपका नीचे, और 2 केजी पे टेंशन किधर लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ, करेक्ट। सो इसका अभी यहाँ पे दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो एंगल कितना है यहाँ पे भाई 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई टेंशन कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 4g बाई 3 इंटू 3। तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 केजी ब्लॉक कितना आ गया, -40 जूल्स, ओके। ये आ गया हमारे पास -42, ओके। एनी डाउट्स? यस, ऑल क्लियर? एवरीवन? हाँ भाई, सबका आंसर आ गया?
ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो अब तक हमने टेंशन का वर्क देख लिया, ग्रेविटी का वर्क देख लिया, नॉर्मल का भी हमने वर्क देख लिया। तो सब में क्या करेंगे आप, एक आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, सबसे पहले क्या करें आप, तो वर्क डन निकाले, सॉरी पहले तो आप बॉडी का एफडी बनाए, देखिए कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है। करेक्ट। अभी सबसे पहला जो सवाल मैंने आपको कराया था यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला सवाल। तो ये वाले सवाल में यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क क्या आया था, जीरो। बट वही अगले सवाल में ग्रेविटी का वर्क जीरो नहीं आया, ग्रेविटी का वहां पे कुछ तो वर्क आ रहा है। करेक्ट। तो अभी आप ये मन में अपना एज्यूम ना करें कि ग्रेविटी का वर्क हमेशा जीरो होगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको जहां पे भी जो कुछ भी पूछा जाए वहां पे आप क्या करो, आप देख लीजिए फोर्स कैसे लग रहा है ना, ग्रेविटी कैसे आ रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, और फिर वहां पे आप क्या करो, उसका वर्क आप निकाल दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ अभी देखते हैं हम अगला वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय, नेक्स्ट देखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो नाउ फ्रिक्शन फोर्स का अगर हम वर्क डन देखेंगे ध्यान से, देखिए क्या लगता है आपको फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसा आएगा, कैसा आता होगा फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन? हाँ जी बताइए। नेगेटिव, so मेरी सिलिंग की फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा नेगेटिव, यस। चलिए देखते हैं हम निकाल के फ्रिक्शन का वर्क डन। सो सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है, और आप ये जानते हैं कि फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे आप, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हेन बॉडी इज मूविंग। जो बॉडी क्या हो रही है, जब बॉडी मूव हो रही है फिर क्या होता है, वहां का काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में तो श्योरली कुछ ना कुछ वर्क आएगा। बट अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है भाई, कब लगता है, व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी मूव नहीं कर रही हो, तो क्या कौन सा फ्रिक्शन लगता है वहां पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जाहिर सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कोई पूछे बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका, उसका वर्क क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। करेक्ट। अब यहाँ देखते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन की। सपोज यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, म्यू है, मास है, यहाँ पे कोई फोर्स को यहाँ पे लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। नाउ अगर आप देखो ध्यान से, इसका एबीडी बनाए, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स तो किधर लगेगा, पीछे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे आगे की तरफ, और यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई, 180 डिग्री। सो नाउ ये जो आपका जो वर्क डन आएगा, ये कितना आएगा, एफ आर इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ एस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो अभी यहाँ पे कितना आया भाई वर्क डन, ये आ गया समथिंग नेगेटिव ऑफ एफ आर इंटू एस। तो इस बात को आप लिखेंगे, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, यहाँ पे लिखेंगे स्टार मार के, वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन हो क्या आएगा, जीरो आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ओके डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। अभी देखेंगे नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर लोग ध्यान से देखिए। ओके, स्प्रिंग फोर्स का हम वर्क डन देखेंगे। तो ना देखिए ध्यान से, स्प्रिंग कैसा होता है, तो स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है। जीरो जीरो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया जीरो। हाँ भाई देखिए ध्यान से, सो यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग है और ये आपके पास ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है, नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे है। नॉर्मल ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, और फिर आपने क्या करा, इसको यहाँ से उठा के आप पार्टिकल को x1 लाए, और फिर उस पार्टिकल को उठा के ब्लॉक को आपने उठा के यहाँ तक x2 पोजीशन तक लेके आए, है ना। तो ब्लॉक को आप कहाँ से कहाँ तक लेके आए भाई, ब्लॉक को आप x1 से x2 लेके आए, है ना। तो ब्लॉक यहाँ पे था आपने नेचुरल लेंथ पे, इसको आप उठा के यहाँ पे x1 ले आए, x1 से आप यहाँ पे इसको x2 तक ले। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, जो फ्रिक्शन का जो सॉरी जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, वो फोर्स कितना होता है भाई, वो होता है आपका F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, है ना। फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है भाई, माइनस ऑफ kx। नाउ आपने इस ब्लॉक को किधर खींचा भाई, आगे की तरफ, किधर खींच रखा है भाई आपने, इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रखा है। तो ब्लॉक को आगे खींचा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बता रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। अपने नेचुरल लेंथ को अटेन करने की क्या करता है, कोशिश करता है। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट तो हम इधर कर रहे हैं, और इसका फोर्स तो इधर लग रहा है, करेक्ट। फोर्स किधर लग रहा है भाई, इधर लग रहा है इसका स्प्रिंग फोर्स। सो नाउ अभी यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ अभी देखिए ध्यान से एक बात आप समझिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको वेरी कर रहे हो, है ना। यहाँ पे इस पार्टिकल का आप x चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो आप, इसका x कोऑर्डिनेट आप इसका चेंज कर रहे हो। अगर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो क्या आपका जो ये फोर्स है, ये फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर फोर्स चेंज होगा, क्यों चेंज होगा फोर्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है, x का टर्म, है ना। और इस पार्टिकल की आप पोजीशन को, मास m का जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा भाई, ये f भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ वेरिएबल फोर्स एंड वी नीड टू इंटीग्रेट इट, करेक्ट। सो अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। सो नाउ तो इसका जो वर्क डन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, dx लिखेंगे बिकॉज फोर्स क्या है, एक x का फंक्शन है, इनटू, तो dx हम मान लेंगे इट्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एक छोटा सा क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट। यस, सो ये affects dx, सो dx किधर हो रहा है भाई, आगे की तरफ, फोर्स यहाँ लग रहा है पीछे की तरफ। नाउ इनके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा जी, ये एंगल होगा इनका 180 डिग्री, है ना। तो आपको देख पा रहे हैं आप, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो यहाँ पे राइट cos ऑफ 180। ओके, सो अभी देखिए ध्यान से, फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे फोर्स है ऑलरेडी आपका। सो अभी मैं ना सिर्फ kx लिखूंगा, बिकॉज हमने तो इधर ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है ना। F इक्वल्स टू माइनस kx हमने न्यूटन्स लॉ में मोशन में पढ़ रखा है,
और उस टाइम पे हमने डायरेक्शन ना दिखाते हुए लिखा है -kx, है ना। तो एक्चुअली फोर्स जो आपका जो मॉड्यूलस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, kx ही होती है ना। बट डायरेक्शन की बात करें तो ये माइनस आता है यहाँ पे। तो अभी मैं एक एफ का सिर्फ यहाँ पे कह दूंगा भाई मैग्नीट्यूड लो। ओके, सो ये आ गया हमारे पास kx, ओके, dx, और ये cos 180 का माइनस साइन यहाँ पे आएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इस 180 का साइन मैंने यहाँ पे माइनस इधर दिया है बाहर। ओके, और देखिए भाई यहाँ पे इसको किस कहां से कहां तक लेके गए, तो इसको आप x1 से लेके x2 तक गए। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे x1 से लेके x2। ओके, चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। और इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के बाहर निकाल लेंगे हम, यहाँ पे के को बाहर निकाल लेंगे, ये आएगा आपके पास माइनस साइन इज स्टिल हियर, क्या आएगा x²/2 एंड लिमिट इज हियर x1 से लेके x2 तक। ओके, और यहाँ पे चलिए हाफ को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, के को मैं यहाँ पे से बाहर निकाल लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये जो स्टिल माइनस साइन को यहाँ पे रख दिया मैंने, माइनस साइन यहाँ रख। ओके, नाउ ये आ गया आपके पास, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, अभी देखिए माइनस साइन है ना, इसको क्या करता हूँ मैं ऐसे अंदर लेके चलता हूँ। ये जो हमारे पास जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा हाफ के, और ये आ जाएगा आपका x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। करेक्ट, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन आता है वो कितना होता है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो ये होता है स्प्रिंग का वर्क डन, और इसको याद रखें आप, बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा, और इस पे क्वेश्चन भी पूछ जाए। Yes, any doubts? Is done? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं सबका वर्क डन हमने बता दिया। एक और देखते हैं, ग्रेविटी का भी फोर्स देख लेते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे ये हाइट है h, है ना, और पार्टिकल अभी आपका मास m यहाँ पे है, दिस इज द हाइट h। ओके, मास m यहाँ पे है, इसको नीचे से आप ऊपर लेके जाते हो। तो नीचे से ऊपर जैसे आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फोर्स नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे mg लग रहा है, और पूरी हाइट ये कितना चला भाई, यहाँ पे h चला, तो नीचे से ऊपर लेके गए तो अभी आपका वर्क डन आया, कितना आएगा, दैट विल बी mg। mg नीचे लग रहा है, h ऊपर है,
तो दोनों के बीच में अगर आप डिस्प्ले एंगल देखें तो कितना आ रहा है 180, तो ये आएगा इनटू cos ऑफ 180 डिग्री. सो नाउ वर्क डन विल बी हियर माइनस ऑफ mg इनटू, ओके. तो वर्क डन कितना आ गया भाई, यहाँ पे वर्क डन आ गया माइनस mg h. और यही अगर आप इस ब्लॉक को अगर आप कहां से कहां तक लेके जाए, ऊपर से नीचे लेके आओ, करेक्ट. ब्लॉक आपका अभी h हाइट पे है, ब्लॉक को अगर आप ऊपर से नीचे लेके आओ तो देखिए अभी आप डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, mg फोर्स भी क्या है भाई, नीचे है. तो अभी जो आपका जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, m into g into h into cos of 0 degree. So it will be how much? It will be mgh plus. Okay. ये हो गया हमारा mg का वर्क डन. चलिए चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग. वर्क एनर्जी थ्योरी. Okay. Yes. Anybody has any idea what is work energy theorem? Just any idea what is work energy theorem? No. चलिए देखिए ध्यान से सब लोग समझिए. Now अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ. इसका जो स्टेटमेंट होता है, आप सभी लोग थ्योरम्स पढ़ते आ रहे हैं ना क्लास 9 से 10 से. ये थ्योरम होता है, उसका ये प्रूफ होता है, उसको आपके क्लास में प्रूफ करके लिखते हैं. हेंस इट इज प्रूव्ड, है ना. सो कोई सा भी थ्योरम होता है तो उसका अकेला का एक स्टेटमेंट होता है ना. तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये बोलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी टाइप के फोर्सेस है ना, कुछ भी ले लो आप, करेक्ट. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू change in kinetic energy, करेक्ट है ना. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट. सो अभी आप देखिए ध्यान से, सपोज मान लो आपके पास कोई एक ब्लॉक है ना, आपके पास कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स. अभी यहाँ पे F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है भाई, कॉन्स्टेंटली लग रहा है. ओके. तो अगर आपके पास एक 10 न्यूटन का फोर्स अगर कॉन्स्टेंटली लग रहा है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये ब्लॉक किसी एक वेलोसिटी v वेलोसिटी से यहाँ पे ये मूव कर रहा होगा, है ना, कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. और आपने क्या करा, यहाँ पे अचानक से एक 10 न्यूटन का फोर्स और रास्ते में लाके जोड़ दिया, है ना. जैसे मान लीजिए गाड़ी है, चल रही है 10 न्यूटन के फोर्स से, अचानक से कोई इधर से छुप के इधर से निकल के आया और 10 न्यूटन का फोर्स उसने और लगा दिया. तो जब 10 न्यूटन का जो पहला फोर्स लग रहा था तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, मान लीजिए v. अब एक और एक्स्ट्रा फोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, v प्लस v डैश हो जाएगी, करेक्ट. अगर कोई पार्टिकल से चल रहा है, आपने आके उसको एक और धक्का लगा दिया तो क्या होगा भाई, और ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, करेक्ट. सो नाउ इसके जो स्टेटमेंट हमें ये पता चल पा रहा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो नाउ अभी यहाँ पे वर्क डन बाय 10 न्यूटन प्लस वर्क डन बाय 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, पहले थी v, फिर बाद में बढ़ के कितनी हो गई v प्लस v डैश. तो इस पैसे निकालेंगे v प्लस v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m इनटू v. ओके. सो सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम आपके पास, यहाँ से दूसरा एग्जांपल. मान लीजिए अभी ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऐसे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसा इसका पाथ है. तो दिस इज पॉइंट ए एंड हियर दिस इज पॉइंट बी. ये आपके पास पॉइंट ए और यहाँ पे ये है पॉइंट बी. सो नाउ अभी यहाँ पे कार कैच हो रहा है, स्टार्ट हुआ यहाँ से चल रहा है.
और ऐसा बताया गया कि आपका जो ये जो ब्लॉक है ना, ये पाथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं। जैसे ए से बी तक आ रहे हैं ना, वहां पे क्या है भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन है, देयर इज सम फ्रिक्शन इन्वॉल्व। सो नाउ अभी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आएगा, अच्छे तरीके से आएगा, मस्ती से आएगा। जैसे ही इधर आएगा, उस पे क्या होगा भाई, एक और फोर्स एक्स्ट्रा पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगी भाई, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा भाई, एक चेंज आएगा। क्या आएगा, एक चेंज आएगा, इसलिए लिखा मैंने इसको डेल्टा के। अगर इफ इट इज डेल्टा के, अगर ये डेल्टा के है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक और फोर्स वर्क कर रहा है, भले वो अपोज करे या उसको सपोर्ट करे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसे पीछे की तरफ अपोज कर रहा है। करेक्ट। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ निकाल लेते हैं कि ये W वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है तो कैसे आता है। करेक्ट। तो चलिए अभी देखते हैं। यस, एनी डाउट्स अभी तक, कोई डाउट? ओके, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखेंगे इसका। सो नाउ देखिए ध्यान से, वी नो दैट हमें क्या प्रूफ करना है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। हमें इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एम, है ना, एफ डॉट डी आर वेक्टर। करेक्ट। सो नाउ अभी यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, इस इक्वेशन को यहाँ पे देखिए, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, ये सब लोग जानते हैं, मैंने एफ डॉट डी एस भी लिखते हैं, एफ डॉट डी आर भी लिखते हैं। तो डीएस और डीआर क्या होते हैं, एक पूरा कंप्लीट वेक्टर होते हैं 3D में, है ना। सो एफ इज इक्वल्स टू डीआर लिखते हैं। नाउ वी नो दैट यहाँ पे क्या होता है भाई, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, वी ऑल नो। एंड वी आल्सो नो दैट कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ए इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास dv बाई dt। करेक्ट। सो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख लूंगा m, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे dv बाई dt, और इस dv बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे dr लिख सकता हूँ। करेक्ट, लिख सकते हैं हम। नाउ अभी आप देखो ध्यान से, dx बाई dt या फिर ds बाई dt या फिर dr बाई dt, करेक्ट। क्या ये तीनों टर्म आप सभी लोग चार्ट में लिख के बताइए, या ये तीनों टर्म dx बाई dt, ds बाई dt और dr बाई dt, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट में लिख के बताइए सभी लोग। ds बाई dt, dr बाई dt, ds बाई dt, dx बाई dt किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? बस एक बच्चे को पता है, वेलोसिटी। सभी लोग यस, है ना। तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं क्या dr बाई dt निकाल सकता हूँ, इसको ऐसे बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए dr बाई dt मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो ये क्या बच गया भाई, यहाँ पे m इंटू dv, और ये dr बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गया। ओके, ये क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गया। सो नाउ यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन एम वी डी बी। करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे एम वी डी बी बन गया, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी का लिमिट भी होगा, तो वेलोसिटी की लिमिट पुट करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। नाउ सॉल्व करेंगे, m को हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन v dv लिमिट u से लेके v तक।
तो सॉल्व करेंगे तो अभी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और इसकी जो लिमिट आएगी ये हो जाएगी u से लेके v तक। तो अभी देखिए आ जाएगा आपके पास हाफ, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। सो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी m इसके साथ में ही है, हाफ m ये आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो नाउ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। नाउ तो इसको हम आसानी से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई ऑल ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका k फाइनल माइनस ke इनिशियल। तो आएगा आपका वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा ke। दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। Yes, done. Any doubts? लिख लीजिए सभी लोग। हाँ जी, एनी डाउट वर्क एनर्जी थ्योरम में? चलिए छोटा सा सवाल करते हैं और आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। छोटा सा सवाल, स्मॉल क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो अभी आपको पता चलेगा कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से बड़े बड़े सवालों को हम बहुत ही छोटा कर सकते हैं, एक लाइन में उसका आंसर लेके आ सकते हैं, है ना। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे एक सवाल है आपके पास, इस सवाल को हमने किया होगा। दिस इज मास m, यहाँ पे क्या है भाई, फ्रिक्शन है और इनिशियली ये यहाँ पे u नॉट वेलोसिटी से जा रहा है ना, और पीछे इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। सो फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द distance traveled by body, distance traveled by body before stopping। ओके, नाउ देखिए ध्यान से। तो जैसे कि ये सवाल आपको याद हो, तो हमने इसमें क्या करा था, हमने इसमें देखा था कि F इक्वल्स टू क्या लग रहा है, यहाँ पे एक म्यू mg फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन निकाला था, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s फॉर्मूला लगा के इसका हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस s निकाला था।
कितने लोगों को याद है ये सवाल? हमने इस सवाल को ऐसे करा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s को यूज करके। कितने लोगों को याद है? हाथ उठाए सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन करा था हमने, है ना? तो नाउ इसके लिए हमने क्या किया था भाई, यहाँ पे ऐसा सवाल किया था बेसिक एकदम बच्चों की तरह, फोर्स निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकाला, फिर इसको ये इक्वेशन में पुट किया, फिर आगे उसके बाद हमारा वर्क डन है। ओके ना? नाउ नेक्स्ट देखिए ध्यान से, बट इस चीज को अभी हम क्या करेंगे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम की यूज से हम हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये है मास m, और यहाँ पे लग रहा है नीचे फ्रिक्शन, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है u नॉट, तो ये रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी 0। ओके ना? अभी देखिए ध्यान से वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस बॉडी पे पहले आप देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये मास m है, इस मास m पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? तो नीचे यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, है ना, और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और कोई फोर्सेस तो नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा भाई, क्या लिखते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके, ऐसा लिखेंगे। सो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल तो कितना है भाई 0 माइनस के इनिशियल कितना है भाई हाफ m यूनिट का स्क्वायर। करेक्ट? नाउ अभी देखिए ये अगर आगे की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल का फोर्स तो क्या आएगा भाई 0, अभी हमने सीखा। ग्रेविटी का फोर्स क्या आएगा इस केस में 0, सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स आएगा। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस कितना चला है भाई, d चला है रुकने के पहले, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी माइनस ऑफ f इनटू d, है ना? अभी बताया काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है वर्क डन, ये निकाल लिया, इज इक्वल्स टू माइनस हाफ m यूनिट का स्क्वायर। इधर ले गया वो माइनस से माइनस क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट कर दिया। नाउ अभी यहाँ पे d निकालना है, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m u नॉट का स्क्वायर अपॉन 2f। तो ये आ गया हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस। पीछे आप नोटबुक में अपने देख लो, उस फॉर्मूले से भी आंसर उतना ही आया। ओके, एनी डाउट? क्या टफ लग रहा है आपको? हाँ टफ लग रहा है, है ना? बहुत आसान। इजी, सब लोग को इजी लग रहा है? तो चलिए कल अगली क्लास में ना, कल भी क्लास है तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और पूरा चैप्टर अच्छे से हम कैप्चर करेंगे। ओके, और कुछ पूछना है आज की क्लास के, स्टॉप करें, अटेंडेंस लिख लीजिए अपने।